मैं ज्योति सिंह और आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 का हम पहला भाग समझेंगे। इस अध्याय को समझने के पूर्व हम देखेंगे कि पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा। हमारा पहला पाठ था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पाठ में हम स्वतंत्रता के पूर्व भारत की स्थिति, कृषि एवं उद्योग को हमने समझा था। स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यह भी हमने इस पाठ में जाना था। अब हम पाठ 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच हम पढ़ेंगे। यह पाठ का नाम देखकर आपके मन में विचार आना चाहिए कि हमने 1950 से 1990 क्यों लिया, क्योंकि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। और यह पाठ हम 1950 से क्यों शुरू कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद देश की पंचवर्षीय योजना के माध्यम से 1950 में आर्थिक गतिविधियां हमारे देश में शुरू हुई और 1990 के बाद 1991 से नई व्यापार नीति की शुरुआत हो गई। 1950 से 1990 तक 7 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य एवं उद्देश्य लगभग एक सा था। इसीलिए इस पाठ का नाम 1950 से 1990 है, जिसमें हम इस अवधि में विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग में अपनाई गई नीतियों को हम समझेंगे। आज हम इस पाठ का परिचय बिंदु 2.1 से करेंगे। बिंदु 2.2 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, जिसमें हम समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता समझेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बॉक्स 2.1 पर चर्चा करना आवश्यक है, इसलिए मैं इस पर पहले चर्चा करूंगी। इसमें अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या एवं विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्याओं का हल कैसे निकलता है दिया गया है। इसे मैंने अलग से समझाया है, आप इसको जरूर पढ़ें क्योंकि यह पाठ के लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? क्या, कैसे, किसके लिए। अर्थशास्त्र टिका ही ये 3 शब्दों पर है, क्या, कैसे और किसके लिए। अर्थात क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि सीमित साधन से हमें क्या क्या उत्पादन करना है यह निश्चित हमें करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी अर्थव्यवस्था के पास केवल 50 लाख रुपए हैं और उसे चयन करना है कि वह बाइक का उत्पादन करे या साइकिल का उत्पादन करे। दूसरी समस्या है कि उत्पादन कैसे करें। यदि उस देश की जनसंख्या अधिक है तो उस देश में हम श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करेंगे, जिससे लाभ अधिक होगा। यदि देश पूंजी प्रधान है तो उत्पादन मशीनों से करना अधिक उचित होगा। तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन। यदि देश में गरीब जनसंख्या अधिक है तो हमारा जो उत्पादन होगा वो गरीबों के लिए होगा। यदि पूंजीपति लोग अधिक रहते हैं उस देश में तो हमारा उत्पादन महंगी वस्तुओं पर होगा। और यदि उस देश में मध्यम वर्गीय जनसंख्या अधिक है तो जो हमारा उत्पादन होगा वो किसको केंद्रित ध्यान में रख के होगा? मध्यम वर्गीय। इस प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था को यह निश्चित करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करे, कैसे करे और किसके लिए करे। अर्थव्यवस्था के प्रकार आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है, हमने ले लिया यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है पूंजीवादी। पूंजी का मतलब क्या होता है? मुद्रा। पूंजी मतलब पूंजी या मुद्रा। नाम से स्पष्ट है, जहां पूंजी की प्रधानता होगी उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ, और यह अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों में ये वाली अर्थव्यवस्था चलती है। दूसरा है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी से आप नाम से आप इसमें भी समझ सकते हैं, समाजवादी मतलब जिसमें किसका अधिक महत्व हो? समाज का।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज को महत्व अधिक दिया जाता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था चीन में है और इसके जो जनक माने जाते हैं वो है कार्ल मार्क्स। तीसरी अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी मिला हुआ। किसका मिला हुआ? पूंजी और समाजवाद। इन दोनों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम तीनों अर्थव्यवस्था को अलग अलग समझ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की समस्या क्या, कैसे और किसके लिए का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों की अंतःक्रिया को छोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ जो इस वस्तु का उत्पादन होता है वो किसके अनुसार होता है? मांग एवं पूर्ति के अनुसार। उत्पादन के सभी साधनों पर स्वामित्व एवं संचालन निजी पूंजीपतियों के हाथों में होता है। निजी पूंजीपति मतलब जो उद्योगपति होते हैं ये मुख्य होते हैं। यहाँ पे सरकार मुख्य नहीं होती, यहाँ पूंजीपति मुख्य होते हैं। इसके गुण क्या हैं? आर्थिक विकास अधिक होता है। आर्थिक विकास अधिक क्यों होता है पूंजीवाद में? क्योंकि यहाँ पर निजी स्वार्थ होता है। हर उद्योगपति अपना लाभ को अधिकतम करना चाहता है तो वो अधिक से अधिक मेहनत एवं तकनीक का इस्तेमाल करके अपने लाभ को अधिकतम करता है और यदि उसका लाभ अधिकतम होता है तो देश का भी आर्थिक विकास अधिक होता है। लेकिन इसमें दोष ये है कि ये सामाजिक हित की उपेक्षा करता है। सामाजिक हित की उपेक्षा कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पर पूंजीपति सिर्फ अपना स्वार्थ देखता, अपना लाभ देखता, उसको समाज के लाभ से कोई लेना देना नहीं। इस तरह से ये इसका दोष है। अगला है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की समस्या जो है मुख्य क्या, कैसे और किसके लिए का निर्धारण सरकार और बाजार की शक्तियां दोनों मिलकर करती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुख्य क्या होता है? सरकार भी होता है और पूंजीपति या हम क्या कह सकते हैं? बाजार। ये दोनों शक्तियां मिलके निर्धारित करती हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? सरकार एवं बाजार की शक्तियों के द्वारा। अर्थात बाजार शक्ति और केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां लाभ को अधिकतम करती हैं। जो बाजार की शक्तियां ये खुद का लाभ देखती हैं, वहीं जो सरकार है वो सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों तरह का काम चलता है, निजी काम भी चलता है और सरकारी काम भी चलता है। और इसके गुण क्या हैं? इसके गुण हैं कि यह सामाजिक न्याय तथा समानता को प्रोत्साहित करता है। परंतु इसमें दोष क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुशलता तथा भ्रष्टाचार अधिक हो जाता है। कुशलता तो उतनी अच्छी नहीं हो पाती, परंतु भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की समस्या का निर्णय कौन लेगा? यहाँ पे सरकार लेगी। कौन लेगा? यहाँ पे जो मुख्य निर्णय लेगा वो कौन लेगा? सरकार लेगी। सरकार द्वारा समाज को केंद्रित करके उनको ध्यान में रख के निर्णय लिया जाता है। यहाँ मुख्य क्या होता है? समाज। सरकार जो भी निर्णय लेगी किसके हित को ध्यान में रखेगी? समाज के हित को। इसका जो गुण होता है सामाजिक न्याय को के साथ यहाँ पर विकास पर जोर दिया जाता है। न्याय तो जरूरी है लेकिन साथ में यहाँ पर विकास को भी जोर दिया जाता है। दोष क्या है? उपभोक्ता का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। यहाँ उपभोक्ता का महत्व नहीं होता। यहाँ जो भी महत्व होता है सरकार जो चाहती है वही वस्तुओं का उत्पादन करती है। सरकार को जो लगता है कि हमारे देश के लिए ये अच्छा है वो उपभोक्ता का उतना ध्यान नहीं देती है, बल्कि वो सार्वजनिक निर्णय लेती है। इस तरह से यह इसका मुख्य दोष है। अब हम बॉक्स नंबर 2.2 योजना क्या है पर चर्चा करेंगे। यह आपको जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम पहले ये समझ रहे हैं। योजना हमें यह बताती है कि किसी देश में संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना हमें क्या बताती है कि हमारे जो संसाधन हैं
उसका बेहतर उपयोग हम किस तरह से करें। हर योजना, कोई भी योजना है, उसके कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य जरूर होते हैं। कुछ उद्देश्य होते हैं सामान्य होते हैं और कुछ उद्देश्य कैसे होते हैं, विशेष होते हैं। जैसे मैंने घर के लिए योजना बनाई है कि हर महीने मुझे 10,000 रुपए खर्च करके अपने घर और परिवार को चलाना है और उसी से मेरी आय से बचत करके भविष्य में मुझे एक घर खरीदना है। मैंने तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों योजना बनाई हुई है। तात्कालिक का मतलब हर महीने मेरा जो खर्च हो रहा है वो 10,000 रुपए हो रहा है और मेरी जो बचत हो रही है वो मैं किसके लिए कर रही हूँ, दीर्घकाल के लिए, कि जब मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं अच्छा घर खरीद सकती हूँ। इसी प्रकार देश को भी कुछ योजनाएं वर्तमान के लिए और कुछ योजनाएं भविष्य के लिए बनाना पड़ता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में योजनाएं 5 वर्ष के लिए बनाई गई, जिन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ये पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, ये कहाँ से लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना हमारे देश में प्रारंभ की गई थी, जिसकी अवधि थी 5 वर्ष। 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाई जाती थी और फिर आर्थिक विकास किया जाता था। दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन योजना भी बनाई गई, जिसे हम क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना। परिप्रेक्ष्यात्मक योजना किसे कहा गया, जो लंबे समय के लिए, अधिक समय के लिए जो योजना बनाई गई उसे क्या कहा जाता है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना, जिसमें आगामी 20 वर्ष से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख होता है। परिप्रेक्ष्यात्मक योजना की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बहुत सी योजनाएं कम समय में पूरी नहीं होती। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ YouTube के माध्यम से, मेरी योजना ये दीर्घकालीन है, क्योंकि आप यदि आज अर्थशास्त्र को अच्छे से समझ लेंगे तो भविष्य में आप एक अच्छे अर्थशास्त्री या कहीं अच्छी नौकरी आपको जरूर मिल सकती है। इस तरह से ये जो मेरी योजना है ये दीर्घकालीन है। आप अभी कक्षा 11वीं में हैं, आप पीजी करेंगे और कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस तरह से आप 6-7 साल में कहीं अच्छी नौकरी, 6-7-8 साल में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक योजना बनाई है कि आप जीवन में कभी ना कभी एक अच्छे अर्थशास्त्र के ज्ञाता बन जाओ। इसी प्रकार से देश को भी भविष्य को ध्यान में रख के कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अब हम बॉक्स नंबर 2.3 की भी चर्चा कर लें। आपको लग रहा होगा कि हम विषय वस्तु पर कब आएंगे, परंतु आपको ये बॉक्स का ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो पुस्तक में दिया रहता है बॉक्स, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते, जबकि ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और परीक्षा में इससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दिया हुआ है हमारा बॉक्स नंबर 2.3, महालनोबिस भारतीय योजनाओं के निर्माता। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये इनकी फोटो दी हुई है महालनोबिस की। पंचवर्षीय योजना के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। यहाँ आपको बुक में दिया हुआ है, मैंने वीडियो जरूर देखी है, लेकिन आप पुस्तक को जरूर पढ़िए। जितनी आपकी पुस्तक को पढ़ने की आदत होगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ये दिया हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ। योजना का काम सही मायने पे कब चालू हुआ था हमारे देश में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए हैं। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में इन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। यानी ये जो है हमारी पंचवर्षीय योजना के, ये क्या कहे जाते हैं, निर्माता कहे जाते हैं। इसको ही मैं और
आपको अलग अलग बिंदु लेके मैंने आपको समझा दिया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। दिया है महालनोबिस का जन्म कोलकाता में हुआ। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तथा इंग्लैंड में हुई थी। सांख्यिकी विषय में इनके योगदान के कारण इन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति, बहुत ख्याति मिली। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। ये संस्थान बहुत ज्यादा अभी भी फेमस है। जिस तरह के साइंस के बच्चे, मैथ्स के बच्चे IIT उनका जीवन का सपना होता है, वैसे ही यदि किसी को अर्थशास्त्री बनना है या सांख्यिकीविद बनना है तो उसके लिए इस संस्था में एडमिशन होना अपने आप में बहुत ज्यादा गर्व की बात होती है। इसमें भी मुश्किल से 40-50 सीटें हैं और इसका भी कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का एडमिशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ से पढ़ के निकलने वाले जो बच्चे होते हैं ये पूरी दुनिया में अपनी एक अलग तरह के अर्थशास्त्री बनते हैं। तो मेरी तो दिली इच्छा है कि आप भी अर्थशास्त्र को अपना जुनून बनाएं और इस संस्था में अपना एडमिशन लें। इस प्रकार हमारे देश की पंचवर्षीय योजना एवं सांख्यिकी के रूप में जो हमारे महालनोबिस थे, इनका क्या था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम पाठ का पहला कोटेशन ले रहे हैं जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, बहुत यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपनी पुस्तक का पहले ही पाठ का पहले पेज में ये कोटेशन देखेंगे। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए। रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए मतलब हमारा जीवन का स्तर कैसा हो जाए, ऊंचा हो जाए। लोगों के लिए समृद्ध वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? हमारे देश की जनता का रहन सहन ऊंचा स्तर उठाना, समृद्ध बनाना देश को और नए अवसर उपलब्ध कराने का था। प्रथम योजना का जो उद्देश्य था, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि समाज का कल्याण एवं विकास था। अब हम पाठ का 2.1 परिचय से शुरुआत करते हैं पाठ को। 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के नेताओं को यह विचार करना था कि हमारे देश के लिए सबसे उपयुक्त आर्थिक प्रणाली कौन सी होगी जो हमारे देश की जनता एवं समाज का कल्याण कर सके। नेहरू जी तथा अनेक नेता और चिंतकों ने गहन विचार विमर्श किया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र भी होगा, अर्थात हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। क्योंकि हमारे देश की जो परिस्थिति थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए भी उपयुक्त नहीं थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसीलिए हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अनुसार भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 और नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई? योजना आयोग की स्थापना इसलिए की गई कि एक ऑफिस तो चाहिए ना, एक संस्था तो चाहिए ना जो हमारे देश की आर्थिक नीतियों को बना सके, योजना को लागू करा सके। तो ये सबको ध्यान में रख के देश की पूरी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये स्वतंत्रता के बाद इसका विचार आया और योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग की जगह में नीति आयोग है हमारे देश में। इसके बारे में मैं विस्तार से बाद में बताऊंगी। तो ये योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। 8 दिसंबर 1951 को संसद में प्रस्तुत योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य। अब पंचवर्षीय योजना तो शुरू की गई, तो क्या कोई भी काम बिना लक्ष्य के होता है?
आप अभी 11वीं अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि आपको भविष्य में क्या बनना है। तो इसी तरह से जब हमारी पंचवर्षीय योजना बनी तो इनके सामने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये है मुख्यतः 4 लक्ष्य: समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। भारत में पंचवर्षीय योजना के मुख्य तत्व, मुख्य लक्ष्य जो है ये निर्धारित किए गए। सभी पंचवर्षीय योजना में सबको एक सा महत्व नहीं दिया गया। इस प्रकार हर पंचवर्षीय योजना में अलग अलग परंतु ये 4 लक्ष्य निश्चित कर दिए गए। कभी आधुनिकीकरण किसी पंचवर्षीय योजना को मुख्य लक्ष्य माना गया, किसी पंचवर्षीय योजना में समृद्धि को स्थान मिला, किसी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और किसी पंचवर्षीय योजना में समानता को महत्व दिया गया। इस तरह से ये 4 जो लक्ष्य थे ये मुख्य लक्ष्य थे। इन्हीं के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य एवं जो आर्थिक कार्य हैं उनको निर्धारित किया जाता था। देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ही समृद्धि कहलाता है। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि है, अर्थात समृद्धि को हम जीडीपी से मापते हैं। ये जो जीडीपी वर्ड है ये अर्थशास्त्र का मतलब है, आपको हर जगह जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद शब्द का आपको उपयोग मिलेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र को मापने का जो मुख्य विकास को मापने का मुख्य यंत्र ही सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है। आप न्यूज भी सुनते होंगे, जब भी कभी न्यूज में आता है हमेशा आप सुनते होंगे कि जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी कम हो गया। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीडीपी का वो क्लियर हो जाए। तो मैं आपको कई बार पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आज बता रही हूँ। जीडीपी का तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब अर्थशास्त्र में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद आपको पता होना आवश्यक है। जीडीपी क्या है? जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। किसी भी, देखो, सकल मतलब पूरा, घरेलू मतलब घर, उत्पाद मतलब उत्पादन। घरेलू मतलब आपका घर नहीं, घरेलू मतलब यहाँ भारत देश की सीमा रेखा, पूरा भारत देश हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक घर। और कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष। एक वर्ष में जितनी भी देश के अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है इसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। समृद्धि को समझाने के लिए बुक में आपका बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है केक का। यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ होगा कि इस केक का आकार में भी क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। यदि केक बड़ा हो जाएगा तो अधिक लोग इसका उपभोग कर पाएंगे। भारतीय जनता के लिए अधिक समृद्ध बनाना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। ये जो वस्तु, यदि हमें समृद्धि करना है देश का, तो हमको सकल घरेलू उत्पाद को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि यदि हमारे देश में छोटा केक है तो ये कम लोगों को मिलेगा। यदि बड़ा केक हो गया, इसका तात्पर्य है उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया, तो ये केक को ज्यादा लोग खा पाएंगे। भारतीय जनता को समृद्ध यदि बनाना है तो हमको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? हमको अपने देश का उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। देश में सकल घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहलाता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र हम किस में लेते हैं? तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के योग से ही हम अर्थव्यवस्था के ढांचे को तैयार करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो बनता है इन तीनों के योग से बनता है। कृषि क्षेत्र से जो पैसा आएगा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र से जो पैसा आएगा और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। इन तीनों को जोड़ने से ही हमको क्या प्राप्त होता है? जीडीपी प्राप्त होता है। और जो अर्थव्यवस्था की दिशा और अर्थव्यवस्था का जो ढांचा तैयार होता है वो इन तीनों के योग से ही हमारा ढांचा देश का तैयार होता है।
दूसरा लक्ष्य है, हमने पहला देख लिया समृद्धि। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में हमने पहला देख लिया समृद्धि। ये है दूसरा हमारा आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों की नई प्रौद्योगिकी का उपयोग आधुनिकीकरण कहलाता है। आप आधुनिकीकरण शब्द से बहुत परिचित होंगे, ये कोई नया शब्द नहीं है। आधुनिक होना यानी नई प्रौद्योगिकी अपनाना हमारे लिए क्या है, आधुनिकीकरण। जैसे दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल कृषि, नए बीज, नई तकनीक, आधुनिक मशीनें। जैसे पहले हरित क्रांति के पूर्व में हमारे देश का उत्पादन उतना नहीं था, परंतु जब से हमारे देश में HYV बीज आए, उन्नत बीज आ गए, तब से हमारा उत्पादन कई गुना बढ़ गया। अब हम पहले जैसे पारंपरिक खेती नहीं करते, अब हम नई तकनीक का, नई तरह से बीज का उपयोग करते। सिंचाई के लिए हम स्प्रिंकलर का यूज करते हैं। पहले हम कुएं से सिंचाई करते थे या नदी के किनारे तो नदी से सिंचाई हो जाती थी, परंतु अब नई नई तकनीक से सिंचाई हो रही। आधुनिक मशीनों का हम उपयोग करने लगे हैं। पहले हल से के माध्यम से खेती होती थी, अब हम उसकी जगह में ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं, हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से यानी हम क्या हो गए हैं, नई तकनीक का उपयोग करके हम कृषि का क्या कर लिए हैं, आधुनिकीकरण। इसी प्रकार से यदि हम उद्योग देखें कि एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। परंतु आधुनिकीकरण केवल नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। हम केवल नए कपड़े पहनकर आधुनिक नहीं हो सकते, बल्कि समाज के दृष्टिकोण में भी हमको परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे समाज में महिला का अधिकार पुरुष के समान होना चाहिए, क्योंकि अब महिलाएं भी आपको हर क्षेत्र में काम करते हुए दिखेंगी। जैसे बैंक है, कारखाने है, रेलवे है, विद्यालय है, सभी जगह आपको महिलाएं काम करते दिखेंगी। काम करने अकेले से नहीं होगा, पुरुषों को एवं महिलाओं को अपने दृष्टिकोण में क्या लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। तभी हम पूरी तरह से आधुनिक हो पाएंगे। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है, हमने समृद्धि देख लिया पहला लक्ष्य, दूसरा हमने क्या देखा था अभी, आधुनिकीकरण, और ये तीसरा पॉइंट है आपका आत्मनिर्भरता। हमारे जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसमें आत्मनिर्भरता को बहुत अधिक महत्व दिया गया। आत्मनिर्भरता को महत्व देने का मुख्य कारण क्या था? सबसे मुख्य कारण तो हम पाठ का पहला पाठ पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ लिया होगा कि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि हम किस पे निर्भर हो गए थे, विदेशी वस्तुओं पर, विदेशी खाद्यान्न पे निर्भर हो गए थे। इसीलिए जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, तो सरकार एवं नेता, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना। इसका मुख्य कारण विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। तो ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ही था, आत्मनिर्भर देश को बनाना। आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। क्योंकि हम 200 साल अंग्रेजों के शासन काल में हम इतना समझ चुके थे कि अब हमको अपने देश को क्या बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर। क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। स्वतंत्र भारत में हमारी प्राथमिकता प्रत्येक क्षेत्र में हमारे उत्पादन को बढ़ाना था, ताकि हम विदेशी वस्तुओं पर किसी भी रूप में निर्भर ना हो। अब ये है हमारा अंतिम लक्ष्य है, चौथा, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समानता। 3 हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा है अंतिम, समानता। समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा जन सामान्य का जीवन सुधारा नहीं जा सकता, जब तक देश में आय की असमानता हम दूर नहीं कर लेते। क्योंकि यदि हमारे देश में समृद्धि है, आधुनिकीकरण भी हो गया, आत्मनिर्भर भी है, परंतु यदि गरीब देश में जनसंख्या अधिक है, तो हम देश को किसी भी रूप में हम विकसित देश नहीं मान सकते। इसीलिए हमको जो मुख्य काम करना है, वो क्या करना है, आय की असमानता को दूर करना है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा,
स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए। ये भी इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि हमारे देश में जो आज भी समस्या है कि हमारे देश का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो गरीबी रेखा के नीचे है और या फिर मध्यम वर्गीय है, और जितना पैसा है लगभग 50% जो देश का पैसा है वो 10% अमीर लोगों के पास है। 10% अमीर लोगों के पास देश का 50% से अधिक लगभग 60% है। जो पैसा है वो 10% लोगों के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी की जो देश की 90% जनसंख्या है उसके पास केवल कितना पैसा है, 40% है। तो ये जो आय की असमानता है इसको हमको किसी भी हाल में दूर करना ही चाहिए, और सरकार संपत्ति का ये जो वितरण है इसके लिए असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की है, परंतु तब भी अभी भी हमारे सरकार को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके बाद का बिंदु है आपका 2.3 कृषि। उसके लिए आप पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।